बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कागज़ी क़यामत। इमरान शरीफ, मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। टीम के तमाम मेंबरान ने एक ही होटल में रहने का प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि इस सिलसिले में इन्हें कोई वाज़ेह हिदायत न मिली थी। चुनांचा एयरपोर्ट से बाहर निकलकर उन्होंने टैक्सियां इंगेज की और फिर सफदर की रहनुमाई में उन्होंने होटल ईडन गेट में ठहरने का फैसला कर लिया। सफदर चूंकि एक बार पहले भी यहाँ आ चुका था, इसलिए इसी ने होटल ईडन गेट का मशवरा दिया था। इसके ख्याल के मुताबिक ये होटल हर लिहाज से इनके लिए मुनासिब है। चुनांचा थोड़ी देर बाद वो होटल के कंपाउंड में पहुंच गए। 10 मंजिला होटल की इमारत बेहद खूबसूरत थी। मेन गेट क्रॉस करके जब वो होटल काउंटर पर पहुंचे तो हॉल में मौजूद हर फर्द उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया, क्योंकि वो एक ग्रुप की सूरत में अंदर दाखिल हुए थे। 3 डबल और एक सिंगल रूम। सफदर ने आगे बढ़कर रिसेप्शनिस्ट से मुखातिब होकर कहा, बेहतर जनाब, पासपोर्ट। काउंटर पर खड़े हुए नौजवान ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और फिर सबने अपनी अपनी जेबों से पासपोर्ट निकालकर काउंटर पर रख दिए। और फिर नौजवान ने एक बड़े से रजिस्टर में तेजी से हर पासपोर्ट के अंदराजात करने शुरू कर दिए, और फिर कीबोर्ड से चाबियां उतारकर उनके सामने रखते हुए इसने एक बावर्दी आदमी को इशारा किया। आइए जनाब, मैं आपकी रहनुमाई करता हूँ, इस बावर्दी में नौजवान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, और फिर वो इन्हें लेकर लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। इन्हें चौथी मंजिल पर कमरे अलॉट किए गए थे। 3 डबल रूम एक ही कतार में थे, जबकि सिंगल रूम इनके बिलमुकाबिल था। जाहिर है सिंगल रूम जूलिया के लिए था। चुनांचा गाइड की रहनुमाई में वो अपने कमरे में चली गई, जबकि सफदर और तनवीर ने एक, नौमानी और शकील ने दूसरा, और चौहान और सिद्दीकी ने तीसरा कमरा संभाल लिया। सफदर ने जानबूझकर तनवीर को अपने साथ रखा था ताकि कोई बदमज़गी पैदा ना हो। गाइड के जाने के बाद वो सब आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों से निकलकर सफदर के कमरे में इकट्ठे हो गए। हाँ तो मिस्टर सफदर, अब क्या प्रोग्राम है? क्या आराम किया जाए या? कैप्टन शकील ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। फिलहाल तो कोई हिदायत नहीं है, सिर्फ इतना कहा गया था कि हमें बेहद मोहतात और चौकन्ना रहना होगा। सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस एहतियात का तकाजा तो यही है कि हम इत्मीनान से कमरों में लेटे रहें, और इमरान जाने और उसका काम। तनवीर ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, यार तनवीर, सीक्रेट सर्विस ने हम पर इतनी रकम इसलिए खर्च नहीं की कि हम यूं इत्मीनान से कमरों में लेटे रहें। हमें अपने तौर पर भी कुछ करना चाहिए। नौमानी ने बड़े संजीदा लहजे में तनवीर से मुखातिब होकर कहा, मेरा ख्याल है कि हमें फ़िलहाल शहर की सैर करनी चाहिए, ताकि यहाँ की सड़कों, मखसूस इमारतों और टैक्सी अड्डों से पूरी तरह वाकफियत हो जाए। इस तरह सैर भी हो जाएगी और काम भी। जूलिया ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा, बात दुरुस्त है। इस तरह मशकूक होने से भी बच जाएंगे, क्योंकि हमारे पासपोर्टों पर मकसद भी सैर व तफरीह लिखा हुआ है। सफदर ने जूलिया की बात की तायद करते हुए कहा, और फिर इस प्रोग्राम पर सब मुत्तफिक हो गए। चुनांचा तय हुआ कि नहा धोकर और कपड़े तब्दील करके वो सब होटल के हॉल में पहुंच जाएं। वहां एक एक कप कॉफ़ी पीने के बाद शहर की तफरीह को निकला जाए। चुनांचा सब अपने अपने कमरों में चले गए। चलो तनवीर, तुम पहले तैयार हो जाओ। मैं इतनी देर में इमरान से रब्ता कायम करने की कोशिश करता हूँ, ताकि उसे इस प्रोग्राम से मुतला कर दूँ। सफदर ने इनकी जाने के बाद तनवीर से मुखातिब होते हुए कहा, अरे ये गजब ना करना, इसे हमारी तफरीह का पता चला तो ख्वाह मख्वाह कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर देगा। तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं तनवीर, ये ज़रूरी है। हम यहाँ से तफरीह करने के लिए नहीं आए। सफदर ने संजीदा लहजे में कहा, और तनवीर कंधे झटकता हुआ बाथरूम में दाखिल हो गया। तनवीर टीम में से अगर किसी का लिहाज करता था तो सिर्फ सफदर और कैप्टन शकील का, क्योंकि ये दोनों बेहद संजीदा रहते थे और तनवीर को बात करने का मौका ही ना देते थे। सफदर ने जेब से की रिंग निकाला। ये की रिंग गेंद की तरह का था और इस पर दुनिया का नक्शा बना हुआ था। बज़ाहिर ये एक आम सा की रिंग नजर आता था, मगर दरअसल ये एक ताकतवर रेंज का शॉर्ट ट्रांसमीटर था। एक ऐसा ट्रांसमीटर जिसकी लहरें तकरीबन 100 मील तक पहुंचती थीं। इस तरह इतने छोटे से ट्रांसमीटर के जरिए 100 मील की हदूद में बआसानी बातचीत की जा सकती थी। सफदर ने गोले को घुमाना शुरू कर दिया, और जब नक्शे पर बना हुआ मुल्क अगाथा चेन कवर के नीचे आया तो सफदर ने गोले को अंगूठे और उंगली की मदद से 3 बार मखसूस अंदाज में दबाया। दूसरे लम्हे गोले में से हल्की हल्की टूं-टूं की आवाज़ें निकलने लगी, और फिर अचानक टूं-टूं की आवाज़ें खामोश हो गईं, और खामोश होते ही सफदर बोल पड़ा,
सफदर स्पीकिंग। ओवर। सफदर ने आहिस्ता से आवाज में कहा। यस, प्रिंस ऑफ डंप स्पीकिंग। ओवर। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज सुनाई दी। प्रिंस, हम सब होटल ईडन गेट में रह रहे हैं। चौथी मंजिल पर रूम्स नंबर 36, 7 और 8 में हम सब जेंट्स, और रूम नंबर 61 में जूलिया। अब से थोड़ी देर बाद हम सब शहर की सैर को जाने वाले हैं, ताकि यहाँ की सड़कों और इमारतों से वाकिफ हो सकें। ओवर। सफदर ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, सैर के साथ साथ जरा इस बात का ख्याल रखना कि अगर तुम्हारा ताकुब किया जाए तो उसे किसी अकेली जगह ले जाकर हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल कर लेना। ओवर। इमरान ने दूसरी तरफ से तंजिया लहजे में जवाब देते हुए कहा। ऐसी उम्मीद तो नहीं है कि वो लोग हमें यूं मशकूक समझ लें, क्योंकि हम सयाहों के रूप में आए हैं और यहाँ सयाह तो बेशुमार और रोजाना ही आते रहते हैं। फिर भी आपकी हिदायत का ख्याल रखूंगा। ओवर। सफदर ने शायद दानिस्ता इस तंज को नजरअंदाज करते हुए कहा। दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए सफदर। हर चीज हर वक्त मुमकिन हो सकती है। बहरहाल, होशियार रहना। मैं जल्द अज जल्द खेल शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया के माशी हालात रोज बरोज बिगड़ते चले जा रहे हैं। ओवर। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, ओवर। सफदर ने जवाब दिया। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया, और सफदर ने गोले को घुमाकर कीरिंग कोट की जेब में डाल लिया। तनवीर के बाहर आने पर सफदर बाथरूम में आ गया, और फिर जब वो बाहर आया तो तनवीर हर लिहाज से तफरीह के लिए तैयार नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों कमरे को लॉक करके नीचे हॉल में पहुंच गए। इस वक्त हॉल में नौमानी और चौहान मौजूद थे, और फिर ऐसा ऐसा सब वहां इकट्ठे होते चले गए। सबसे आखिर में जूलिया पहुंची, और फिर उन्होंने कॉफी मंगवाई और इत्मीनान से पीने में मसरूफ हो गए। अभी कॉफी की प्यालियां खाली ना हुई थी कि अचानक करीबी मेज से एक नौजवान उठकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। आप में से मिस्टर सफदर कौन है? नौजवान ने कदे मौदबाना लहजे में पूछा, और वो सब उसकी बात सुनकर चौंक पड़े। मेरा नाम सफदर है, फरमाइए। सफदर ने हैरत भरे अंदाज में नौजवान को गौर से देखते हुए कहा। उसे असबाब में इसलिए जवाब देना पड़ा क्योंकि यहाँ वो असली नामों से रह रहे थे। मुझे कार्ल कहते हैं मिस्टर सफदर। मुझे हिदायत मिली थी कि मैं आप लोगों से तावन करूं। मैंने तमाम होटल छान मारे, यहाँ का पता चला कि आप यहाँ ठहरे हैं, और अभी अभी वेटर ने बताया है कि आप ही वो लोग हैं जो पाकेशिया से आए हैं। नौजवान ने सफदर के कान के पास झुककर आहिस्ता आवाज में कहा। मगर हिदायत, सफदर ने जानबूझकर फिक्रा नामुकम्मल छोड़ते हुए कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस, मैं यहाँ की ब्रांच का इंचार्ज हूँ। कार्ल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का नाम सुनकर इन सब के चेहरे खेल उठे। इनके शायद तस्वुर में भी ना था कि इनके मुल्क से इतनी दूर एक गैर मुल्क में भी इनकी ब्रांच मौजूद है। ओह मिस्टर कार्ल, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। हम यहाँ सैर तफरीह के लिए आए हैं। हमारे दोस्त ने आपको फ़ोन करके हम पर वाकई एहसान किया है। इस तरह हम आपकी रहनुमाई में सैर तफरीह का सही लुत्फ उठाएंगे। सफदर ने जानबूझकर ऊंची आवाज में बात करते हुए कहा। वो शायद इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को मखसूस तासुर देना चाहता था, और कार्ल के चेहरे पर मुस्कुराहट की लहरें दौड़ने लगी। अगर आप लोग काफी कॉफी से फारिग हो गए हैं तो मेरे साथ आइए, मैं आपको यहाँ की बेहतरीन तफरीगाह में ले चलता हूँ। कार्ल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और वो सब उठ खड़े हुए। वेटर ने बिल लाकर सफदर के सामने रख दिया, और सफदर ने इस पर दस्तखत कर दिए ताकि बिल की रकम इनके अकाउंट में जमा हो सके। और फिर वो लोग कार्ल के पीछे चलते हुए मेन गेट से बाहर आ गए। मेरा ख्याल है कि पहले आप मेरा हेडक्वार्टर देख लें, ताकि आपको किसी भी वक्त जरूरत पड़े तो आसानी आप वहां तक पहुंच सकें। कार्ल ने बाहर आकर सफदर से मुखातिब होकर कहा। हाँ, अच्छा ख्याल है, मगर क्या आप अकेले काम करते हैं? जूलिया ने तायद करते हुए पूछा। अरे नहीं मिस, मेरे पास मुकम्मल यूनिट है, कार्ल ने हंसते हुए जवाब दिया, और फिर इसने एक तरफ खड़ी हुई माइक्रो मिनी बस की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये मेरे इस्तेमाल में रहती है। मेरे ख्याल में हम आसानी इसके जरिए जा सकते हैं। मगर मिस्टर कार्ल, ऐसा ना हो कि हमारा यूं आपकी मिनी बस में जाना मशकूक हो जाए। सफदर ने कुछ सोचते हुए कहा। आप कतई बेफिक्र रहें मिस्टर सफदर, मेरे आदमी हर वक्त आसपास मौजूद रहते हैं। अगर ऐसी कोई बात हुई तो मुझे फौरन इत्तला मिल जाएगी, और फिर हम हालात के मुताबिक अपने इकदाम में तब्दीली कर सकते हैं। कार्ल ने मुस्कुराकर उन्हें इत्मीनान दिलाते हुए कहा, और फिर सफदर के इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाते ही वो सब मिनी वैगन में सवार हो गए। कार्ल ने ड्राइविंग सीट संभाली, और फिर दूसरे ही लम्हे मिनी वैगन एक झटका खाकर आगे बढ़ी और तेजी से मोड़ काट कर होटल के कंपाउंड से बाहर निकल कर मेन रोड पर आ गई। पाकिस्तान से आपको हिदायत कौन देता है? सफदर ने कुछ लम्हे के सकूत के बाद कार्ल से मुखातिब होकर पूछा। वो ड्राइविंग सीट से करीबी नशिस्त पर बैठा हुआ था।
प्रिंस ऑफ डम्प की तरफ से हिदायत मिलती हैं। वही हमें कंट्रोल करता है, कार्ल ने मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। और कार्ल की यह बात सुनकर सीक्रेट सर्विस के सारे मेंबर्स एक दूसरे को मायने खेज नजरों से देखने लगे। इन सबके जहनों में बैक वक्त एक ही सवाल गूंजा था कि क्या प्रिंस ऑफ डंप यानी अली इमरान ही सीक्रेट सर्विस का सरबराह है, क्योंकि असूली तौर पर गैर मुल्की ब्रांच को तो सिर्फ सीक्रेट सर्विस के सरबराह को ही डील करना चाहिए था। ये ब्रांच कब से कायम है? कैप्टन शकील ने इस बार सवाल करते हुए पूछा। गुज़िश्ता 5 साल से हम काम कर रहे हैं, कार्ल ने जवाब देते हुए कहा। क्या आपकी मुलाकात कभी प्रिंस ऑफ डंप से हुई है? जूलिया ने सवाल जड़ दिया। नहीं मिस, आज तक मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ ट्रांसमीटर पर ही बातचीत होती रहती है, कार्ल ने जवाब दिया। आपके जिम्मे यहाँ क्या फ्राइज हैं? सफदर ने पूछा। बड़े अजीब से फ्राइज हैं। हमारा काम यहाँ की जुराइम पेशा तंजीमों के मुतालिक ताज़ा तरीन कवायद जमा करके हेडक्वार्टर को भेजना है। इस मतलब पहली बार हमें ये हिदायत मिली है कि हेडक्वार्टर से एक टीम यहाँ आ रही है, जिसकी सरबराही मिस्टर सफदर कर रहे हैं। इनसे मुकम्मल तावन किया जाए, कार्ल ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि आप यहाँ की जुराइम पेशा तंजीमों से मुकम्मल तौर पर वाकिफ हैं? सफदर ने कुछ सोचते हुए पूछा। जी हाँ, जुराइम पेशा तंजीमों पर हमारी ब्रांच की बड़ी गहरी नजर रहती है, कार्ल ने जवाब देते हुए कहा। क्या आप ब्लैक कैट तंजीम के मुतालिक जानते हैं? सफदर ने कुछ देर के सकूत के बाद पूछा। ब्लैक कैट? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। इंतहाई खतरनाक बैन अल-अक़वामी तंजीम है। इसकी सरबराह मादाम कैट है, कार्ल ने जवाब दिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सफदर ने मुस्तरद भरे लहजे में पूछा। वो सोचा था कि अगर हेडक्वार्टर के मुतालिक पता चल जाए तो इमरान से पहले ही इस पर छापा मार दिया जाए। इसका हेडक्वार्टर बदलता रहता है, वो एक हफ्ते से ज़्यादा एक हेडक्वार्टर में नहीं रहते। मेरे आदमी इनके नए हेडक्वार्टर की तलाश में लगे हुए हैं, जल्द ही इत्तला मिल जाएगी, कार्ल ने जवाब दिया और सफदर का मुंह लटक गया। इसीलिए मैं कार्ल ने एक बड़ी सी इमारत के बंद गेट के सामने मिनी वैगन मोड़ कर रोक दी। ये खासी बड़ी इमारत थी, इसकी दीवारें भी ऊंची थीं और एक बहुत बड़ा लोहे का फाटक नस्ब था। कार्ल ने मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न बजाया तो गेट की छोटी खुली खिड़की खुली और एक लंबा तरंगा नौजवान बाहर निकला। गेट खोलो, कार्ल ने तहकमाना लहजे में इस नौजवान से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, नौजवान ने कहा और फिर तेजी से मुड़कर वापस फाटक में गायब हो गया। दूसरे लम्हे फाटक खुलता चला गया और कार्ल मिनी वैगन को इमारत के अंदर लेता चला गया। इमारत का सहन काफी वसी था और सामने बिल्डिंग भी काफी बड़ी थी। बहुत बड़ी बिल्डिंग में हेडक्वार्टर बना रखा है? सफदर ने हैरत भरे अंदाज में पूछा। दरअसल ये बिल्डिंग मेरी जाती मलकियत है, इसलिए मैंने यहाँ हेडक्वार्टर बना लिया है, कार्ल ने सरसरी से लहजे में जवाब देते हुए कहा। और फिर मिनी वैगन इमारत के वसी पोर्च में जाकर रुक गई। पोर्च के करीब स्टेन गनों से मसल्ला 3 अफराद बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। उन्होंने आगे बढ़कर बड़े मौदबाना अंदाज में वैगन के दरवाजे खोल दिए और कार्ल समेत वो सब नीचे उतर आए। अपने मुल्क से इतनी दूर एक गैर मुल्क में सीक्रेट सर्विस की इतनी शानदार ब्रांच को देखकर इन सब के दिलों में हैरत के साथ साथ एक गैर मामूली मुसर्रत का एहसास भी उभर रहा था। आइए, कार्ल ने इमारत के अंदर की तरफ बढ़ते हुए कहा और वो सब इमारत को देखते हुए यूं आगे बढ़े जैसे सयाहों का ग्रुप किसी इमारत की सैर करने के लिए गाइड की रहनुमाई में चल रहा हो। बरामदे से होकर वो एक गैलरी से गुजरे और फिर एक छोटे से कमरे में दाखिल हुए। कार्ल ने इन सब के अंदर आने पर कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर दरवाजे के करीब मौजूद स्विच बोर्ड पर नस्ब बहुत से बटनों में से एक छोटा सा बटन दबा दिया और बटन दबते ही पूरा कमरा किसी लिफ्ट की तरह नीचे उतरने लगा। ये सब कुछ मैंने अपने जाती खर्च पर सिर्फ अपने शौक की खातिर बनवाया हुआ है, कार्ल ने इन सबके चेहरों पर हैरत के उभरे हुए तासरात को देखकर खुद ही कहा। चंद लम्हों बाद लिफ्ट खुद ब खुद रुक गई और कार्ल ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। अब वो एक और आदारी में थे जिसके आखिर में एक लोहे का मजबूत दरवाजा नजर आ रहा था। ये मेरा ऑपरेशन रूम है, कार्ल ने लोहे के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर वो सब कदम बढ़ाते हुए इस दरवाजे के करीब पहुंच गए। कार्ल ने आगे बढ़कर दरवाजे की दहलीज के कोने के नीचे लगे हुए एक छोटे से बटन को दबाया तो दरवाजा बिला आवाज पैदा किए खुद ब खुद खुलता चला गया। चलिए, कार्ल ने बड़े मौदबाना अंदाज में एक तरफ हटते हुए कहा और फिर सफदर पहले अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद कार्ल खुद भी अंदर दाखिल हो गया और इसके पीछे बाकी मेंबर्स भी अंदर आ गए, मगर वो सब हैरत से इस वसी कमरे को देख रहे थे जिसकी तमाम दीवारें बिल्कुल सपाट थीं और वहां ना कोई मेज थी ना कुर्सी। ये कैसा ऑपरेशन रूम है? इनके मुंह से बैक वक्त यही फिक्रा निकला। यही इस ऑपरेशन रूम की खुसूसियत है। बज़ाहिर ये दीवारें बिल्कुल सपाट नजर आती हैं,
मगर इन दीवारों के अंदर हर चीज मौजूद है। कार्ल ने मुस्कुराते हुए कहा और इन सब ने सर हिला दिए। अरे, इसका मेन ऑपरेशन बटन तो मैं दबाना ही भूल गया, कार्ल ने चौंकते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि कोई इसकी बात का जवाब देता, वो तेजी से कदम बढ़ाकर दरवाजे से बाहर निकल गया। दूसरे लम्हे लोहे का मजबूत दरवाजा इंतहाई तेजी से बंद हो गया। ओह! वो सब चौंक कर हैरत से दरवाजे को देखने लगे। हा 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 दोस्तों, ये वाकई ऑपरेशन रूम है। अब इस कमरे में आप सबका ऑपरेशन होगा। अचानक दीवारों से कार्ल की आवाज सुनाई दी और इन सबके जहनों में एक जोरदार धमाका हुआ। इन पर शायद पहली बार इंकशाफ हुआ था कि इनके साथ धोखा हुआ है और बड़ी सादा लोही से दुश्मनों की जाल में आप फंसे हैं वो। मगर वो सीक्रेट सर्विस और प्रिंस ऑफ डंप, सफदर ने जैसे यकीन न आने वाली लहजे में कहा। आपका प्रिंस ऑफ डंप भी थोड़ी देर बाद अपने हबशी बॉडीगार्ड के साथ यहाँ पहुंच जाएगा। बेफिक्र रहें, कार्ल ने जवाब दिया। मगर तुमने हमें ट्रैप कैसे किया? सफदर ने इस बार कदरे संभले हुए लहजे में पूछा। तुम जिस ब्लैक कैट को पूछ रहे थे ना, मेरा ताल्लुक उसी तंजीम से है। प्रिंस ऑफ डंप की निगरानी हो रही थी और तुम्हारी भी। लेकिन तुम्हारी तरफ से हम मशकूक थे कि तुम वाकई सयाह हो या नहीं, कि तुमने एक हिमाकत की और ट्रांसमीटर पर प्रिंस ऑफ डंप से राब्ता कायम किया। और इस गुफ्तगू की चेकिंग के दौरान तमाम बातें वाज़ेह हो गईं। इससे कबल तुम्हारी गुफ्तगू से पता चल गया कि तुम्हारा ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है। चुनाचे मैंने तुम सबको यहाँ ले आने के लिए यही तजवीज़ सोची और तुम मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक बड़े इत्मीनान से चले आए। रास्ते में तुम्हारी पूछगछ से मुझे ये भी पता चल गया कि तुम हमारी तंजीम के खिलाफ काम करने के लिए यहाँ आए हो। प्रिंस ऑफ डंप और इसके बॉडीगार्ड को लेने के लिए हमारा सेक्शन हरकत में आ चुका है। इन्हें बेहोश करके यहाँ लाया जाएगा और फिर तुम सबको इकट्ठा ही मादाम कैट के सामने पेश कर दिया जाएगा और वही तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगी। वैसे इतना बता दूं कि मादाम कैट के पास रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए तुम सब अपनी यकीनी मौत के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। गुड बाय, कार्ल ने तफसीलात बताते हुए कहा। और फिर इसकी आवाज़ बंद होते ही कमरे की जड़ों से दूधिया रंग का धुआं निकलकर तेजी से कमरे में फैलना शुरू हो गया और चंद ही लम्हों बाद वो सब बारिश के कतरों की तरह बेहोश होकर नीचे फर्श पर टपकने लग गए। मिस बॉचर, काशाकी और मार्गरेट बड़े एतमाद भरे अंदाज में चलती हुई हेडक्वार्टर की असल इमारत के दरवाजे पर पहुंच गईं। ये दरवाजा बज़ाहिर एक आम सा दरवाजा नजर आ रहा था, मगर फीलिंग के लाए हुए नक्शे के मुताबिक इस दरवाजे से आगे मौजूद राहदारी में ही एम थ्रोपी नस्ब थी और राहदारी पार करते हुए इस जदीद तरीन चेकिंग निज़ाम के तहत गुजरने वाली मुकम्मल चेकिंग हो जाती थी। दरवाजे के बाहर दो मुसल्लह अफराद मौजूद थे। जैसे ही वो तीनों इनके करीब पहुंची, इन दोनों ने तेज नजरों से उन्हें घूरा। सिस्टर्स, क्या बात है? आज आप चंद मिनट लेट हैं। एक आदमी ने बड़े मुस्कुराते हुए अंदाज में इनसे मुखातिब होकर कहा। ओह वाकई, दरअसल हमारी घड़ियां आज सुस्त हो गई हैं। सूजन ने फौरन ही जवाब देते हुए कहा। दरअसल ये कोड वर्ड्स थे और फीलिंग इस कोड के मुतालिक इन्हें पहले ही बता चुका था और कोड वर्ड दोहराने के साथ ही इन तीनों ने हाथों में पकड़े हुए कार्ड इन दरबानों के हाथों में पकड़ा दिए। दरबार ने एक नज़र इन कार्डों पर डाली और फिर दरवाजे के करीब मौजूद एक रखने में बारी बारी इसने तीनों कार्ड डाल दिए। इन्हें मालूम था कि इन कार्डों के डालते ही थ्रोपी काम शुरू कर देती है, क्योंकि कार्ड रखने में गायब होते ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। और फिर सबसे पहले मिस बॉचर ने कदम अंदर बढ़ाए। इसने इसी लम्हे अपने शऊर को मखसूस अंदाज में सिर्फ चंद बातों पर मुरतकज कर लिया था, जिससे थ्रोपी इनकी असलियत को ना जान सके। इसके बाद काशाकी और फिर आखिर में मार्गरेट अंदर दाखिल हुई और इसके अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा इनके पीछे खुद ब खुद बंद होता चला गया। राहदारी बज़ाहिर आम सी नज़र आ रही थी। इसकी छत पर गोल गोल सुराखों से तेज रोशनियां पूरी राहदारी में फैली हुई थीं। वो तीनों बड़े इत्मीनान से कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ती चली गईं। इनका अंदाज ऐसा था जैसे रूटीन में वहां से गुजर रही हों। शऊर में मखसूस बातें मुरतकज किए हुए वो आगे बढ़ ही चली जा रही थीं। इनके आगे बढ़ते ही छत पर नस्ब मुख्तलिफ रोशनियां तेजी से जलने बुझने लगीं, मगर वो तीनों इन रोशनियों की तरफ ध्यान दिए बगैर आगे बढ़ती चली गईं। इन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे वो राहदारी से गुजरने की बजाय पुल सिरात पर से गुजर रही हों। मगर अपनी मखसूस तरबियत और अपने बेपनाह कुव्वत इरादे की वजह से उन्होंने न सिर्फ अपने जहनों को कंट्रोल किया हुआ था, बल्कि अपने आसाब को भी उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ था, क्योंकि खौफ या जोश की वजह से दिल की धड़कन में गैर मामूली तेजी भी थ्रोपी चेक कर लेती थी। बहरहाल वो राहदारी में से गुजरती चली गई। राहदारी के इख्तिताम पर एक और दरवाज़ा था। इस दरवाजे के ऊपर एक बल्ब नस्ब था,
जैसे वो तीनों इस दरवाजे के करीब पहुंची, दरवाजे पर नसब बल्ब यकदम जल उठा। इसका रंग सब्ज था और बल्ब के चलते ही दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया और वो तीनों दरवाजा पार कर गईं। अब आगे अंधे शीशे का एक केबिन सा बना हुआ था जिसमें कोई दरवाजा नजर ना आ रहा था। इस अंधे शीशे के केबिन में दाखिल होते ही हल्की सी सरर की आवाज निकली और फिर एक साइड में से एक तख्ती सी बाहर आ गई। इस पर सुजन का कार्ड मौजूद था। कार्ड पर जहां पहले अंदराजात मौजूद थे, इससे आगे सब स्याही से एक और तारीख पड़ी हुई थी। मिस बॉचर ने फुर्ती से वो कार्ड उठा लिया। तख्ती दीवार में गायब हो गई और दूसरे लम्हे इस बार फिर बाहर आ गई। अब इस पर डॉटी का कार्ड मौजूद था। उसे काशाकी ने उठा लिया और आखिर में एलन ब्रॉड का कार्ड बाहर आ गया और मार्गरेट ने वो कार्ड उठा लिया। तीसरी बार तख्ती गायब होते ही केबिन के सामने की दीवार दरमियान से फटती चली गई और वो तेजी से चलती हुई दूसरी तरफ आ गई। ये एक तवील राहदारी थी जिससे मुख्तलिफ कमरों के दरवाजे थे जिन पर तख्तियां नस्ब थीं। इन तीनों ने केबिन से बाहर निकलते ही इत्मीनान की तवील सांसें ली। वो थ्रोपी जैसे जदीद तरीन चेकिंग निज़ाम को धोखा देने में कामयाब हो गई थी। फीलिंग के बताए हुए नक्शे के मुताबिक वो तेजी से आगे बढ़ती चली गई और फिर वो एक दरवाजे के सामने रुक गई। इस दरवाजे पर मीटिंग हॉल की तख्ती नस्ब थी, मगर फीलिंग ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि ये तख्ती सिर्फ धोखा देने के लिए लगाई गई है। दरअसल ये असलहा खाना था। मादाम कैट ने वाकई हर कदम पर एहतियात बरती थी। अगर फीलिंग ने उन्हें बताया ना होता तो वो कभी तस्वुर भी ना कर सकती थी कि मीटिंग हॉल की बजाय ये दरवाज़ा असलहे खाने का है। मिस बॉचर ने आहिस्तगी से दरवाजे को दबाया तो दरवाज़ा बे आवाज़ खुलता चला गया। तुम यहाँ ठहरकर अब ख्याल रखो, मैं बम लेकर आती हूँ, मिस बॉचर ने सरगोशियाना लहजे में कहा और फिर फुर्ती से कमरे के अंदर दाखिल हो गई, जबकि मार्गरेट और काशाकी राहदारी में ही रह गईं। इनकी तेज नजरें इधर उधर का जायजा ले रही थीं। एक एक लम्हा इंतहाई खतरनाक था। किसी भी लम्हे किसी भी तरफ से कोई यहाँ आ सकता था। मगर चंद ही लम्हों बाद मिस बॉचर बाहर आ गई। इसके चेहरे पर कामयाबी का तासुर वाज़े तौर पर मौजूद था। फीलिंग ने बिल्कुल सही काम किया है। इन पर मैंने 12 बजे का वक्त फिक्स कर दिया है। मिस बॉचर ने दो छोटे छोटे मगर इंतहाई जदीद तरीन टाइम बम मार्गरेट और काशाकी की तरफ बढ़ाते हुए कहा और इन दोनों ने इंतहाई फुर्ती से इन्हें अपनी जेबों में मुंतकिल कर लिया। बस अब इन्हें ऐसी जगह छुपाना है जहां से चेक भी ना हो सके और इनके फटने पर पूरा हेडक्वार्टर भी तबाह हो जाए, मिस बॉचर ने सरगोशियाना लहजे में कहा और इन दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। राहदारी के इख्तिताम पर एक छोटी सी लिफ्ट के जरिए वो तहखानों में उतरती चली गईं, जहां जाली करेंसी की तबात के लिए जदीद तरीन मशीनरी नस्ब थी। वो तीनों बहनें जिनके रूप में आई थीं प्रिंटिंग सेक्शन से मुतालिक थीं, इसलिए ये तीनों प्रिंटिंग हॉल में दाखिल हो गईं। मिस बॉचर की ड्यूटी फिल्म डेवलपिंग सेक्शन में थी, जबकि मार्गरेट प्लेट मेकिंग सेक्शन से मुतालिक रखती थी और काशाकी बराह रास्त प्रिंटिंग मशीन को ऑपरेट करती थी। ये तीनों शोबे एक बड़े हॉल में मुश्तरका तौर पर कायम थे। जैसे ही वो तीनों प्रिंटिंग हॉल में पहुंची, एक लम्हे के लिए इनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस कदर कसरत से वहां जदीद तरीन मशीनरी नस्ब थी कि इसका उन्हें तस्वुर तक ना था। और वहां तकरीबन हर मुल्क की करेंसी धड़ाधड़ छापी जा रही थी। जॉनी ने, जो कि इस प्रिंटिंग सेल का इंचार्ज था, इन तीनों को पहले ही इस बारे में तफसीलात बता दी थी कि उन्होंने कौन कौन सी मशीनरी पर काम करना है और किन किन से चार्ज लेना है और फिर क्या क्या करना है। चुनाचा वो हॉल में दाखिल होते ही सीधी अपनी अपनी जगहों पर पहुंच गईं। इन जगहों पर पहली शिफ्ट में काम करने वाली तीनों औरतों ने इनकी आमद पर इनसे हाथ मिलाया, जारी काम के मुतालिक हिदायत दी और फिर वो सुपरवाइजर रूम की तरफ बढ़ गई ताकि वहां से वापसी का इजाजतनामा हासिल करके इमारत से बाहर चली जाए। मिस बॉचर ने फिल्म तैयार करने वाली देव हेकल ऑटोमेटिक मशीन को ऑपरेट करना था। वो इस मशीन पर अकेली काम कर रही थी। अलबत्ता साथ वाली मशीनों पर काम करने वाली औरतें और हॉल में सुर्ख लिबास पहनकर घूमने वाले सुपरवाइजर एक दूसरे को काम करने के साथ साथ देख भी रहे थे। मिस बॉचर मशीन ऑपरेट करने के साथ साथ ऐसी जगह की तलाश में थी जहां इस छोटे से मगर इंतहाई ताकतवर टाइम बम को छुपाया जा सके। ये जगह ऐसी होनी चाहिए थी जहां ये बम रात 12 बजे तक महफूज भी रहे और मशीन की कारकर्दगी पर भी इसका कोई असर ना पड़े, ताकि इसे किसी तरह भी चेक ना किया जा सके। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद मशीन के अंदर एक छोटी सी जगह उसे नजर आ गई जो हर लिहाज से महफूज थी। चुनाचे इसे इधर उधर देखते हुए अब मौका ताड़ने की कोशिश शुरू कर दी। जब वो इस बम को जेब से मशीन में मुंतकिल कर सके,
मगर इससे अंदाज़ा कर लिया था कि कोई ना कोई ज़रूर हर वक्त इसकी तरफ मुतवज्जा रहता है। मगर आखिरकार एक लम्हा उसे ऐसा मिल गया जब इसकी तरफ किसी की तवज्जो ना थी, और ऐसा इस वक्त हुआ जब एक मशीन अचानक चलते चलते रुक गई और हर शख्स उस तरफ मुतवज्जा हो गया। उसी लम्हे मिस बॉचर ने इंतहाई फुर्ती से मशीन में बम मुंतकिल कर दिया। बम को मुंतकिल करने के बाद इसने इधर उधर देखकर अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया कि किसी ने उसे ऐसा करते देखा तो नहीं। तो इसने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। तकरीबन 3 घंटे के मुसलसल काम के बाद आधे घंटे का वक्फा हुआ और काम रोक दिया गया और सब कारकुन हॉल से मुल्हका एक बड़े कमरे में चाय पीने के लिए इकट्ठे हुए। तब मिस बॉचर ने मार्गरेट और कशाकी से इनकी कारकर्दगी के मुतालिक इशारों में पूछा और इस्बात में जवाब मिलने पर इसे इत्मीनान से सर हिला दिया। मार्गरेट और कशाकी भी बम मशीनों में छुपाने में कामयाब हो गई थी और अब सिर्फ उन्हें शिफ्ट खत्म होने का इंतजार था। मगर अभी शिफ्ट खत्म होने में 3 घंटे पड़े थे और इस दौरान वो यहाँ काम करने पर मजबूर थी। फिर चाय के वक्फे के बाद शिफ्ट दोबारा शुरू हो गई और फिर वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता चला गया। अभी 11:30 बजने में चंद ही मिनट रहते थे कि अचानक हॉल में एक लंबा तरंगा शख्स दाखिल हुआ। इसे सुर्ख रंग का चुस्त लिबास पहना हुआ था और इसके कांधों पर पीले रंग के स्टार चमक रहे थे। उसे देखकर हॉल में मौजूद सब सुपरवाइजर चौकन्ने हो गए और मशीनों पर काम करने वाली औरतें और मर्द भी इंतहाई मुस्तैदी से काम करने लगे। आने वाले के चेहरे पर दरश्तगी के बेपनाह आसार नजर आ रहे थे। इसने हॉल के दरवाजे पर खड़े होकर तेज नजरों से एक एक का जायजा लिया और फिर वो तेज कदम उठाता सीधा मिस बॉचर की तरफ बढ़ता चला आया। मिस बॉचर का दिल उसे इस पुरस्कार अंदाज में अपनी तरफ बढ़ते देखकर बुरी तरह धड़क रहा था और इसकी छठी हिस्स ने खतरे का अलार्म बजाना शुरू कर दिया था। मिस सूजन, अपना कार्ड दिखाइए। आने वाले ने इंतहाई दर्श लहजे में मिस बॉचर से मुखातिब होकर कहा और मिस बॉचर ने खामोशी से जेब से कार्ड निकालकर इसके हाथ में दे दिया। इसने बगौर कार्ड देखा और फिर इसके चेहरे पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट बिखर गई। सुपरवाइजर, आने वाले ने करीब ही मौजूद एक सुपरवाइजर से मुखातिब होकर कहा। यस सर, सुपरवाइजर ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। मिस सूजन, मिस डॉर्थी और मिस एलन ब्रॉड को शिफ्ट खत्म होने पर मेरे पास ले आना। मैंने इनसे ज़रूरी बातें करनी हैं। और हाँ, मिस डॉर्थी और मिस एलन ब्रॉड के कार्ड ले आओ। आने वाले ने, जो यकीनन चीफ सुपरवाइजर था, ने कहा। यस बॉस, सुपरवाइजर ने जवाब दिया और फिर चंद ही लम्हों में मार्गरेट और काशाकी से कार्ड लेकर चीफ सुपरवाइजर के हवाले कर दिए और चीफ इन तीनों के कार्ड लेकर तेज तेज कदम उठाता हॉल से बाहर निकलता चला गया। मिस बॉचर के जहन में आंधियां सी चल रही थी। उसे समझ ना आ रही थी कि आखिर ये चक्कर हुआ क्या। अगर चीफ इनके बारे में मशकूक होता तो यकीनन उन्हें उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता। बहरहाल थोड़ी ही देर बाद इनकी शिफ्ट खत्म हो गई और इनकी जगह लेने के लिए दूसरी औरतें आ गईं और फिर दो सुपरवाइजरों ने इन तीनों को अपने हमरा चलने का इशारा किया। ये क्या चक्कर है? चीफ ने हमें क्यों बुलाया है? मिस बॉचर ने एक सुपरवाइजर से मुखातिब होकर पूछा। मालूम नहीं मिस, सुपरवाइजर ने सख्त लहजे में मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। वो तीनों खामोशी से सुपरवाइजरों के साथ चलती हुई हॉल से निकलकर इससे मुल्हका कमरे में पहुंच गई, जहां एक मेज के पीछे चीफ सुपरवाइजर बैठा था और मेज पर इसने इन तीनों के कार्ड रखे हुए थे। बैठ जाएं, चीफ सुपरवाइजर ने सामने रखी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए इन तीनों से कहा और वो तीनों खामोशी से कुर्सियों पर बैठ गईं। सुपरवाइजर इनकी पुश्त पर खड़े थे। मुझे अभी अभी इत्तला मिली है कि आप तीनों अपने बंगले में बेहोश पड़ी हुई हैं। एक सिपाही ने गश्त के दौरान बंगले की बैरूनी बत्ती जलती हुई देखी, जो कि खिलाफ मामूल थी। चुनांचे चेकिंग के लिए वो अंदर गया तो इसे गुसल खाने में आप तीनों को बेहोश पड़े हुए देखा और फिर हमें इत्तला दी गई, जबकि आप यहाँ काम कर रही हैं और आप चेकिंग का कॉरिडोर से भी गुजर आई हैं। इसका मतलब है कि आप असल हैं, मगर फिर वो तीनों कौन हैं और वहाँ बंदी हुई क्यों पड़ी हैं? चीफ सुपरवाइजर ने अपने मखसूस दरज लहजे में बात करते हुए कहा। चीफ, हम क्या बता सकती हैं? हम तो आपके सामने मौजूद हैं। जाहिर है कोई चक्कर है और वो तीनों हमारे मेकअप में हैं। अब इस बात का पता चलाना आपका काम है कि वो कौन है और वहाँ क्यों पड़ी हुई थी। मिस बॉचर ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। आपकी बात दुरुस्त है, मगर चूंकि ये चक्कर इंतहाई खतरनाक मालूम होता है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि इन तीनों को भी चेकिंग कॉरिडोर से गुजारा जाए, ताकि हतमी फैसला किया जा सके कि गलत कौन है, क्योंकि मुझे रिपोर्ट मिली है कि वो हूबहू आप जैसी हैं। सुपरवाइजर ने जवाब देते हुए कहा। वो इस वक्त कहाँ हैं? मार्गरेट ने पूछा।
वो अस्पताल में हैं, उन्हें होश में लाया जा रहा है। जैसे वो चलने के काबिल हुई, उन्हें यहाँ लाया जाएगा। मेरा ख्याल है कि आपको सिर्फ आधा पौना घंटा मजीद इंतजार करना पड़ेगा, चीफ सुपरवाइजर ने जवाब दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमें आप पहले में वापस बंगले पर भेज दें और उन्हें चेक कर लें, फिर जैसा भी आप फैसला करें, हम तैयार हैं, क्योंकि हम मुसलसल काम करके बुरी तरह थकी हुई हैं। इस तरह हम आराम कर लेंगी, काशाकी ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा, क्योंकि इन तीनों के दिल बुरी तरह लरज रहे थे, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि ठीक 12 बजे वो होलनाक टाइम बम फट जाएंगे और फिर हेडक्वार्टर की ईंट से ईंट बच जाएगी। और जाहिर है कि वो अगर इसके दौरान अंदर मौजूद रहीं तो इनके बचने का 1% भी चांस ना रहेगा। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, मगर चीफ ने कुछ सोचते हुए कहा, और इन तीनों के चेहरों पर उम्मीद के चिराग जल उठे। देखिए चीफ, हम तीनों तो चेकिंग कॉरिडोर क्रॉस कर चुकी हैं और जाहिर है अब वापस जाते वक्त भी क्रॉस करेंगी, जबकि इन तीनों ने अभी तक चेकिंग कॉरिडोर क्रॉस नहीं किया। इस लिहाज से हमें इन पर फोकियत है। यकीनन वो तीनों कोई फ्रॉड हैं, इसलिए आप हमारे आराम का ख्याल करें, इनसे जो चाहें सलूक करते रहें, हमें कोई परवाह नहीं। काशाकी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, ठीक है, आपकी बात बजा है, आप वाकई थकी हुई हैं और आप चेकिंग के मरहले से भी गुजर चुकी हैं, इसलिए आपको आराम करने का हक है। लेकिन एक बात बता दूं, क्या आप अपने बंगले में इस वक्त तक हमारी कैद में रहेंगी, जब तक हर बात खुलकर सामने ना आ जाए? चीफ ने फैसला कुन अंदाज में कुर्सी से उठते हुए कहा, और साथ ही इससे इन तीनों के कार्ड भी उठा लिए। बिल्कुल चीफ, हम हर वक्त इम्तिहान के लिए तैयार हैं। इन तीनों ने भी कुर्सियों से उठते हुए कहा। इनके दिल जिंदगी बच जाने की खुशी में बुरी तरह लरज रहे थे। बम फटने में सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए थे और उन्हें यकीन था कि 15 मिनट बाद वो इस इमारत से काफी दूर जा चुकी होंगी। आइए मेरे साथ, चीफ ने कहा, और फिर वो इन तीनों और दूसरे सुपरवाइजरों के हमरा चलता हुआ शीशे के केबिन की तरफ बढ़ता चला गया, जहां से चेकिंग कॉरिडोर शुरू होता था। मगर अभी उन्होंने एक राहदारी ही क्रॉस की थी कि अचानक एक आदमी बौखलाए हुए अंदाज में भागता हुआ आया। इसे सफेद चुस्त लिबास पहना हुआ था। बॉस, गजब हो गया, असला खाने से 3 माइक्रो टाइम बम गायब हो गए हैं। ये बम इंतहाई ताकतवर हैं, इस आदमी ने चीफ से मुखातिब होकर कहा। इसके चेहरे पर शदीद बौखलाहट के आसार नुमाया थे। 3 माइक्रो टाइम बम गायब हैं? क्या मतलब? क्या कह रहे हो? बम कहाँ जा सकते हैं? चीफ भी ये खबर सुनकर बौखला गया। बॉस, अभी भी कंप्यूटर चेकिंग से मालूम हुआ है कि ये बम गायब हैं, और जाहिर है इसी शिफ्ट में गायब हुए हैं, क्योंकि हर शिफ्ट के इख्तिताम पर असलहे की कंप्यूटर चेकिंग की जाती है। आने वाले आदमी ने, जिसका ताल्लुक यकीनन असलहा खाने से था, जवाब दिया। इसका मतलब है कि बम इमारत के अंदर ही मौजूद हैं, क्योंकि बम अगर बाहर ले जाए जाते तो चेकिंग कॉरिडोर में फौरन पकड़े जाते। मगर इन्हें किसने चुराया? चीफ ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। बॉस, मैं किसी बहुत बड़े खतरे की बू सूंघ रहा हूँ। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कोई खौफनाक वारदात होने वाली है। ये बम इंतहाई ताकतवर हैं। इनमें से अगर एक बम भी फट जाए तो ये इमारत रुई के गालों की तरह हवा में बिगड़ जाएगी। और फिर ये तो 3 बम गायब हैं, इस आदमी ने खौफजदा लहजे में कहा। आओ मेरे साथ, मैं खुद चेक करता हूँ, चीफ ने तेजी से असलहा खाने की तरफ बढ़ते हुए कहा। वो शायद बौखलाहट में इन तीनों को भूल चुका था। चुनांचे चीफ के असलहा खाने की तरफ दौड़ते ही ये तीनों तेजी से शीशे के केबिन की तरफ बढ़ती चली गईं। बाकी सुपरवाइजर भी चीफ के पीछे ही चले गए थे, इसलिए वो आज़ाद हो गई थी। अब इनके लिए एक एक लम्हा कीमती था, क्योंकि बम फटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे। फिर जैसे ही वो तीनों अंधे शीशे से बने हुए केबिन के करीब पहुंची, अचानक मिस बॉचर ठिठक कर रुक गई। इसका चेहरा खौफ से हल्दी की तरह जर्द पड़ गया। कार्ड, हमारे कार्ड तो चीफ के हाथ में ही रह गए, मिस बॉचर ने खौफजदा और बौखलाए हुए लहजे में कहा। ओह, बाकी सिर्फ 8 मिनट रह गए हैं, अब क्या होगा? मार्गरेट के लहजे में मौत का खौफ नुमाया हो गया था। हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए, काशाकी ने कहा, और फिर इसने तेजी से शीशे के केबिन पर इस जगह हाथ फेरना शुरू कर दिया जहाँ आते वक्त दरवाज़ा नमूदार हुआ था, मगर शीशा बिल्कुल सपाट था, वहाँ मामूली सा भी रखना ना था। कुछ करो, खुदा के लिए कुछ करो, अब तो सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए हैं, मिस बॉचर ने हिकलाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि इसकी बात का कोई जवाब देता, एक हल्की सी सरर की आवाज़ सुनाई दी और केबिन का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया, और दूसरे लम्हे दरवाजे पर सूजन नजर आई। मगर इससे पहले कि वो कदम बाहर निकालती, सामने खड़ी हुई काशाकी उसे धकेलती हुई अंदर घुसती चली गई, और काशाकी के पीछे मिस बॉचर और मार्गरेट भी अंदर घुसती चली गई। अब केबिन में वो दो दो की मिकदार में मौजूद थी। आने वालियों की नजरों में बेपनाह हैरत थी, मगर इन तीनों को अपनी पड़ी हुई थी, क्योंकि राहदारी का दरवाज़ा खुला हुआ था।
इसलिए वो एक लम्हा तौक़ुफ़ किए बगैर राहदारी में दाखिल हुईं और फिर दौड़ती चली गईं। वो जल्द अज जल्द राहदारी क्रॉस करके इमारत से बाहर निकल जाना चाहती थीं। इस वक्त इन तीनों के जहनों से मौत के अलावा और हर चीज़ निकल गई थी। ना ही उन्हें शऊर का एहसास था और ना ही लाशऊर का। बस एक ही बात इनके जहनों में थी कि जल्द अज जल्द वहाँ से निकल जाएं। अभी उन्होंने आधी राहदारी भी पार ना की थी कि राहदारी में सायरन की तेज़ आवाज़ें गूंज उठीं। ये तीनों सायरन की परवाह किए बगैर तेज़ी से दौड़ती चली गईं। मगर अभी वो बैरूनी दरवाजे से थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि अचानक सर की तेज़ आवाज़ गूंजी और फिर शीशे की दो दीवारें छत से नीचे उतरकर इन तीनों के आगे और पीछे फर्श में गायब हो गईं। और वो तीनों चौंके पूरी रफ्तार से दौड़ रही थीं। इसलिए अचानक सामने आने वाली शीशे की दीवार से बुरी तरह टकराकर एक दूसरे के ऊपर फर्श पर गिर पड़ी। बैरूनी दरवाज़ा, जो दरअसल जिंदगी का दरवाज़ा था, सिर्फ 2 गज के फासले पर था, मगर ये शीशे की दीवार इनके और इनकी जिंदगियों के दरमियान हद बन गई थी। नीचे गिरते ही वो तीनों तेजी से उठी और इसी लम्हे मार्गरेट की नज़र कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर पड़ी। 12 बजने में सिर्फ चंद सेकंड ही रह गए थे और सेकंड की सुई तेजी से 12 के हिस्से की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। और फिर मार्गरेट के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई, मगर फिर इसकी चीख 3 खौफनाक धमाकों की गूंज में दब गई। तीनों माइक्रो टाइम बम फट गए थे और इन तीनों को एक लम्हे के लिए ये महसूस हुआ कि जैसे इनके जिस्मों के अंदर ही वो होलनाक बम फट पड़े हों और पूरी राहदारी इन तीनों के जिस्मों समेत रेजा रेजा होकर फजा में बिखरती चली गई। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।